आप सभी सुन रहे हो अनुराग की वाणी। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हो, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करके प्रेस कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा आज की कहानी पर चलते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लाइट जाने से स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई और घूम अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ उस रात को और भी डरावनी बना रही थी। व्योमेश लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर अपनी ही धुन में कुछ गुनगुनाता बढ़ता जा रहा था। गौरी कब से पति के इंतजार में बेचैन बार बार घड़ी देखती। अचानक पास की चर्च से घड़ी ने 12 घंटे बजाने शुरू कर दिए। वो चौंक गई। ओह, 12 बज गए, ये अभी तक नहीं आए। अचानक तेज आवाज में डोरबेल ने उसे डरा दिया। वो दरवाजा खोलने दौड़ी। सामने नशे में धुत व्योमेश खड़ा था। वह चिल्लाते हुए बोला, बहरी हो गई थी, कब से बेल बजा रहा हूं। गौरी रुआसी हो उठी। अभी लाइट आई है एकदम, तभी आ गई सुनते ही। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर उनका 4 साल का बेटा मुहक उठकर आ गया और रोने लगा। व्योमेश ने भद्दी सी गाली देते हुए उसे चुप कराने को कहा। गौरी बहुत दुखी रहने लगी थी कि इतना प्रतिभाशाली अच्छा आदमी उसका पति व्योमेश जब से लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तब से चिड़चिड़ा रहने लगा और अब तो अमानवीय व्यवहार भी करता। किसी से पता करके आया था कि कोई पहुंचे हुए महाराज हैं, वो सबकी मन मुराद पूरी कर देते हैं। उनके लिए ना तो पैसे की दिक्कत है, ना किसी ऐशो आराम की। उनके पास एक जादुई छड़ी है जिससे सब चीजें मिनटों में मिल जाती है। गौरी समझा समझा के थक गई थी कि ऐसा कहीं होता है क्या? जो भी मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा। ऐसे कोई जादुई विद्या सीखना तांत्रिक का काम होता है। पढ़ा लिखा इंजीनियर ये कैसे अंधविश्वास में जकड़ गया था। खाना खा के व्योमेश बड़े मूड में था। आज गौरी के गले में बाहें डालकर बोला, डार्लिंग, मैं बहुत बुरा हूं ना, तुम्हें बहुत रुलाता हूं। गौरी अवाक हो उसका बदला मूड समझने की कोशिश कर रही थी कि वो बोला, कल हम सब घूमने चलेंगे एक साथ। कितने दिन हो गए कहीं नहीं गए। कहाँ? गौरी पूछ बैठी। मुझ पे भरोसा नहीं? थोड़ी तसल्ली से बोला वो। नहीं नहीं, वो बात नहीं। गौरी उसकी तेज पकड़ में कसमसाई और फिर लाचारगी से खुद को ढीला छोड़ दिया। अगली रात पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ खुलकर चांदनी बिखेर रहा था। गौरी, उसका बेटा मोहक व्योमेश के साथ चहकते हुए मेले का आनंद उठा रहे थे। आज तो व्योमेश गौरी की सभी छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में लगा था। अब गौरी भी खुश थी। फिर वो कोई शरबत लाया और गौरी को पीने के लिए दिया। गौरी को उसे पीते ही चक्कर आ गया और वो व्योमेश की बाहों में झूल गई। इतनी देर से जैसे इसी बात का इंतजार था व्योमेश को। तेज कदम बढ़ाते हुए वो मेरे बेटे नन्हे मोहक को लेकर महाराज गुरु घंटाल के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। एक सहायक ने पूछा, तो तुम तैयार हो? बलि भी साथ लाए हो ना? व्योमेश ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हामी भर दी और मासूम मोहक की तरफ इशारा कर दिया। वो बोला, इस बात की गारंटी तो है ना? फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना महाराज? सहायक बोला, बाबा की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है मूर्ख। जो कह दिया वो होकर रहेगा। थोड़ी देर में वो महाराज के सामने था। बड़ा विशाल कमरा, चारों ओर बड़े बड़े कंकालों के अवशेष लटके हुए थे। बीच में अग्निकुंड में तेज लपटें उठ रही थी। तीव्र ध्वनि में मंत्रोच्चार चल रहा था। एक तरफ एक बड़ी खोपड़ी में लाल रक्त भरा हुआ था
गुरु घंटाल की लाल रक्तम आंखें शून्य को निहार रही थी। व्योमेश पल भर को घबरा गया। अपने बच्चे की आंखों को उसने ढक दिया। वो पूरी ताकत से उसके सीने से लगा हुआ था। सहायक ने व्योमेश के हाथ में खंजर दिया और अपने बेटे की बलि चढ़ाने का हुक्म दिया। व्योमेश कांप गया, पर अब जुबान दे चुका था। मन की इच्छाएं पूरी होने की बेसब्री ने उसे अंधा कर दिया था। एक ही झटके में अपने बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसका पूरा शरीर खून की छींटों से नहा गया। जय हो की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। हो ये आवाज निकालते हुए कुछ चुड़ैलें अठास करने लगी। व्योमेश को अगले आदेश के अनुसार रक्त के तालाब में स्नान करना था। वो यंत्र चालित सा सब करता रहा। जब होश में आया तो उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि क्या मैं जादुई शक्ति सीख चुका हूं? सहायक ने कहा, आपकी बलि अब पिशाच बनकर हमेशा आपके साथ है। इससे जो मांगोगे मिलेगा। अचानक उसके बच्चे की आकृति एक पिशाच के रूप में प्रकट हुई, जिसे देख व्योमेश की चीख निकल गई। डर के वो बेहोश हो गया और वो पिशाच उसे झिकझोड़ कर हिला रहा था। हुक्म मेरे आका, क्या चीज हाजिर करूं? व्योमेश को होश आता है। वो सहम के आंख खोलता है तो देखता है उसका अपना बच्चा पिशाच बन के उसके सामने खड़ा है और हुक्म की तामील करने को बेताब है। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे क्या मांगी। ये उसने क्या कर दिया? बच्चे होते हैं तो आदमी 10 चीजें खरीद कर लाता है। अब वो किसके लिए क्या मांगे? उसकी पत्नी हैरान है कि उसके पति को क्या हो गया है। ये अकेले में किससे बोलते रहते हैं। लाखों बार वो पूछ चुकी है कि उनका बच्चा कहाँ है, पर व्योमेश कोई जवाब नहीं दे रहा है। कभी फूट फूट के रोने लगता है और कभी गुस्से में चीखने। उसकी पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों और क्या हो रहा था। वो खाना बनाती और पूरे दिन खाने को लेकर बैठी रहती और व्योमेश एक भी निवाला मुंह में नहीं डालता। वो टकटकी लगाए शून्य में ताकता रहता। जरा कभी भी खाने को होता भी तो उसके बच्चे का पिशाच उससे कहता, पापा भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो उसे खिलाना चाहता था। उसकी पत्नी रोने लगती कि ये खाने की बजाय हवा में हाथ क्यों लहरा रहा है। उसे ना कोई और दिखता ना सुनाई देता। दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती। व्योमेश कहता कि हमारा बच्चा तुम्हें दिखाई नहीं देता, और वो रोती कि पति के दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, जिससे वो बहकी बहकी बातें करते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग ये समझने लगे कि बच्चे की मौत का गम व्योमेश को खाए जा रहा है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। खुद व्योमेश तंग आ चुका था, लगातार उस पिशाच से जो किसी भी कीमत पर उसका पीछा ना छोड़ता। हर वक्त उससे कहता, पिताजी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। यही रट लगाए रखता। बहुत खोजबीन के बाद वो महाराज उसे मिले। व्योमेश गिड़गिड़ाया था, कृपया मुझे इससे मुक्त कर दें, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनकी पहुंच से बाहर की बात है। अब तो कोई नया शिकार चाहिए था व्योमेश को, अपनी तरह का, जो इस तरह की सिद्धि चाहता हो। व्योमेश अपने बनाए जाल में खुद फंसता गया। दिनों दिन वो कमजोर होता रहा, सारे दिन अपने गलत कर्मों का नतीजा भुगतता। हालांकि वो उस पिशाच रूपी अपने बालक की भूख दूर करके अपनी कोई भी इच्छा मनवा सकता था, पर हैरत इसी बात की थी कि उसमें अब रुपया पैसा पद की किसी भी चीज की कोई चाह नहीं बची थी। बस वो चाहता था इस पिशाच से मुक्ति। व्योमेश दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा था। उसकी भूख प्यास भी कम होती गई। वो सूख के कांटा बन गया। उसकी पत्नी गौरी दिन रात रोती। पहले अपने बच्चे मोहक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। वो समझती कि शायद उसका अपना बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया है। इसी से मानसिक संताप की वजह से उसके पति की यह हालत हुई है। वो अक्सर अपने पति व्योमेश को कहते सुनती, बेटा तुम मुझसे क्या चाहता है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। उसे लगता कि इनके दिमाग को गहरा सदमा लगा है, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। जब वो व्योमेश से कुछ पूछना चाहती,
वो उसे कुछ ना बता पाता, बस अजीब सी हरकतें करता। अपने बेटे को खो चुकी गौरी की बस यही कामना थी कि किसी तरह अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सके। एक दिन अपने पति के कमरे में उससे कुछ कागज मिले, जिनमें उसने उस बाबा के यहाँ जाकर जो बातें की थी उनका ब्यौरा था। पल भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो क्या उसके पति ने खुद ही अपने बच्चे को मारा है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरकर पिशाच बन जाए और आपकी इच्छा पूर्ति कर सके? गौरी का दिमाग घूम गया। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसके मन से बार बार ये आवाज आती कि उन्हें किसी ने ठगा है, वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। लेकिन किसने किया ये जानने के लिए उसे भी उन्हीं बाबा के आश्रम जाना पड़ता है। वो जानती थी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। फिर अपने पति को इस हालत में छोड़कर जाए तो जाए कैसे? एक दिन अपने दूर के रिश्तेदार के पास अपने बीमार पति को छोड़कर वो हिम्मत कर उस बाबा के आश्रम जा पहुंची। उनका बहुत नाम था, लोगों की बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई थी। लोगों से पता चला कि वो लोगों की मन की मुराद पूरी कर देते हैं, बस उनका नंबर लगना ही मुश्किल है। कई कई हजार अर्जी रहती हैं उनके पास। गौरी जानती थी कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकाला जा सकता। पति को कुछ समय दूसरे की देखरेख में छोड़ा था, इसलिए काम भी जल्दी ही निपटाना था। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर मन को शांत किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां कुछ आदमी पहले दरवाजे पर पहरे में थे। गौरी खूबसूरत तो थी। अपनी अदाएं बिखेरती एक आदमी के करीब जाकर उसने उसको आमंत्रण दिया। गौरी की सुंदरता और सामने से आते निमंत्रण को वो ठुकरा ना सका। ललचाई निगाहों से उसने गौरी की गोरी कलाई हाथ में ले ली और उसे एक कोने में ले गया। वहां जो सच्चाई गौरी को पता चली उससे उसके होश उड़ गए। यह आश्रम गलत अनैतिक कामों का अड्डा था। ये मुरादें पूरी होने का नाटक तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को बेवकूफ बनाने और ठगने के लिए रचा गया जाल था। उसके पीछे बड़े घिनौने धंधे होते थे। काफी मशक्कत के बाद उसे पता चला कि शायद उसका बेटा मोहक जिंदा हो, क्योंकि इस तरह दिखा के ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला, पर खून वो किसी जानवर का होता है। अपराध बोध से ग्रस्त आदमी को उसका पिशाच दिखता है और वो सारी हिम्मत खो बैठता है। ऐसे बच्चों को या तो ये अपंग बना देते हैं या हाथ पैर काटकर भीख मंगवाई जाती है और लड़कियों की दूसरे देश में सप्लाई भी की जाती है। गौरी को चक्कर आने लगे। अब प्रश्न ये था कि वो इन्हें पकड़वाए कैसे, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। उसने उस आदमी के दिल को टटोला। थोड़े से प्यार से वो भी टूट गया। वो भी यहाँ के बाबा की क्रूरता का शिकार था, जिसके परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। बाद में वो इन्हीं लोगों का एक हिस्सा बन गया था। गौरी के समझाने से उसकी सोई मानवता जाग उठी। उसने गौरी को वचन दिया कि जब तुम एक औरत होकर ये काम करने का साहस रख सकती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो इस बाबा का सताया मर्द हूँ। उसने गौरी को उन बच्चों से भी मिलवाया जो इस तरह के शिकार थे। बच्चों की खस्ता हालत देख गौरी की आंखें भर आई। भले ही उसका बेटा मोहक उन बच्चों में नहीं था, कुछ बच्चे बाहर भी थे उस समय काम पर, शायद कहीं चौराहे पर भीख मांगने के लिए भेजे गए थे। गौरी वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर भी इतने प्रसिद्ध बाबा पर हाथ डालने से डरा। उस बाबा के कनेक्शन बड़े लोगों से जुड़े थे, पर हिम्मत करके उसने ये बात अपने ऊंचे अफसरों तक पहुंचाई और सबके सहयोग से एक बड़ा प्लान तैयार कर निश्चित समय पर उस आश्रम पर धावा बोल दिया गया। काफी लंबे समय तक हुई कार्रवाई में बहुत से राजों का पर्दाफाश हुआ। भोले भाले परेशान लोग अपनी मेहनत की कमाई उस बाबा के नाम लुटा रहे थे। समाज का कोई तबका ऐसा ना था जो उसके चंगुल से बचा हो। बड़े नेता राजनेताओं की सह पर वो फल फूल रहा था, लेकिन एक मामूली सी औरत के प्रयासों से ये भांडा फोड़ हुआ और उसकी काली करतूतें सामने आईं। गौरी को अपना बेटा मोहक भी मिल गया। भले ही उसे उन लोगों ने अंधा बना दिया था, वो बहुत कमजोर हो चला था। गौरी का पति भी अपने बेटे को पाकर धीरे धीरे अपने गिल्ड से बाहर आने लगा और ठीक भी होने लगा था। ये घटना सबके लिए बहुत बड़ी सबक थी कि पिशाच मर के नहीं बनते, कई लोग जिंदा ही पिशाच होते हैं। सबको अपने मन के पिशाच को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।
जिससे एक स्वस्थ समझदार समाज की स्थापना की जा सके। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। रोमानिया से आने वाली स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुबह सुबह लैंड कर चुकी थी। दरअसल हाल ही में दोनों देशों की सरकारों ने अपने अपने देशों की कुछ ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी हुई प्राचीन वस्तुओं को एक दूसरे के साथ साझा किए जाने का एक समझौता किया है, जिससे दोनों देश एक दूसरे की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वाकिफ हो सकेंगे। इसी प्रकार की वस्तुओं की खेप लेकर आई थी यह फ्लाइट। सामान की जांच करने के बाद उनको एक वैन में रखवाकर प्रदर्शन हेतु म्यूजियम भेजने की तैयारी की जा रही थी। ग्रेस, यह ताबूतनुमा बक्सा तो खाली है एकदम, अब इसको कौन देखेगा? लोगों को तो एंटीक बोल के कुछ भी दिखा दो, बड़े चाव से देखते हैं। हंसते हुए ग्रीस ने महेश को जवाब दिया। पर ग्रीस, जब हम इसको बाहर से लेकर आए थे तो काफी भारी था ये, और अब तो इसका वजन महसूस ही नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? थोड़ा सा परेशान होते हुए महेश ने कहा। हाँ हाँ, मुर्दा होगा ताबूत के अंदर, तुम्हारी शक्ल देखकर डर के भाग गया होगा ना। तुम भी यार फालतू दिमाग लगाते रहते हो। चलो लंच बॉक्स उठाओ, अब कुछ खा लिया जाए। महेश ने फिर से मजाकिया लहजे में जवाब दिया। शाम की 6 बजे थे। एयरपोर्ट के माल गोदाम वाले इलाके पर पुलिस का जबरदस्त पहरा था। दरअसल गोदाम में आज बड़े ही संदिग्ध हालातों में 2 मौतें हुई थी। मरने वालों के नाम ग्रीस सिंह और महेश आर्या था। दोनों के सफेद पड़ चुके मृत शरीर गोदाम की बगल वाली टॉयलेट में पड़े हुए थे। शरीर को देखकर लग रहा था कि मानो उनके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। गर्दन के पास 2 बड़े निशान थे, किसी जंगली जानवर द्वारा दांतों से किए गए हमले जैसे निशान। पुलिस की फॉरेंसिक टीम और फिंगर एक्सपर्ट अपने काम में जुटे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण किसी खतरनाक जंगली जानवर द्वारा हमला बताया गया। एयरपोर्ट पर जंगली जानवर, वो भी नरभक्षी? यह बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। एयरपोर्ट के किसी भी सीसीटीवी में कोई भी ऐसा फुटेज नहीं मिला था जिसके आधार पर पुलिस को कोई सुराग मिल सके। रात के 12 बज चुके थे। काली रात में सुनसान सड़क पर उजाले का स्रोत स्ट्रीट लाइट्स ही थी। उनमें से भी कुछ लाइट्स थोड़ी देर जलने के बाद बार बार बुझ रही थी। 25-30 साल के 2 युवक राहुल और विवेक अपनी पेट्रोल खत्म हो चुकी बाइक को ढकेलते हुए घर जाने की हड़बड़ी में उसी सड़क पर चले आ रहे थे। यार राहुल, मूवी तो मस्त थी, पर ये साली बाइक धोखा दे गई, पूरा मूड ही खराब हो गया। क्या खाक मस्त थी यार। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये हॉलीवुड के भूत मुझे हजम नहीं होते। अब वो 3 सिर वाला भूत मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। वैसे भी डर लग रहा था, ऊपर से तेरी ये खटारा बाइक। पसीना पोंछते हुए राहुल ने जवाब दिया तो विवेक ठठाकर हंस पड़ा। मेरे भाई, इतना डरता है तू इन भूतों से? अबे तू मेरा दोस्त है, विवेक सिंह रंधावा का, समझा? अबे ये मरे हुए लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे। शेखी भगारने में हमेशा अव्वल ही रहता था विवेक। वैसे विवेक को भूत प्रेतों में बड़ी दिलचस्पी थी। आज तक कभी उसका सामना तो नहीं हुआ था भूत प्रेतों से, पर फिर भी दुनिया भर का ज्ञान बटोर रखा था उसने इनके बारे में। वो क्या है? राहुल ने डर भरी चीख के साथ सड़क से जुड़ी हुई एक गली के नुक्कड़ की ओर इशारा किया। वहां किसी इंसान की धुंधली सी आकृति बिजली के पोल से चिपकी एवं हिलती हुई नजर आ रही थी। लगता है कोई भिखारी है, करंट लग गया उसको, आओ देखते हैं। बाइक को वहीं छोड़कर विवेक उस ओर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे राहुल भी आ रहा था। खंबे के नजदीक आने पर कोई भी नहीं दिखाई दिया तो दोनों अपना सिर खुजलाने लगे। आ! राहुल की जोरदार चीख सुनाई दी।
विवेक ने पलट के देखा तो आंखों पर भरोसा ही ना हुआ। एक अजीब सी शक्ल वाला डरावना सा इंसान, माफ कीजिएगा इंसान कम एक खौफनाक जानवर ज्यादा लग रहा था। खैर वह जो भी था, राहुल की गर्दन को अपने जबड़ों में दबाए उसके शरीर को अपने पंजों से पकड़े तेजी के साथ खंबे पर ऊपर की ओर रेंग रहा था। उफ, क्या था ये? जिस तरह बिल्ली अपने शिकार को दबोच कर ले जाती है, ठीक उसी तरह 65 किलोग्राम वजन वाले राहुल को वह एक छोटे से बच्चे की तरह खींचता हुआ ले जा रहा था। मंजर बड़ा खौफनाक था। विवेक एकदम से कांप गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था यह आखिर क्या हुआ। राहुल की दर्दनाक चीखने की आवाजों से यह सुनसान इलाका गूंज रहा था। विवेक ने हिम्मत बांधकर उस लोहे के खंबे को जोर से हिलाया, कुछ पत्थर भी उठाकर ऊपर की ओर फेंके, पर उस नरभक्षी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में राहुल का फड़फड़ाता हुआ जिस्म और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाए हुए वह दैत्य साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वह राहुल का खून पीने में व्यस्त था। असहाय सा खड़ा विवेक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मजबूर होकर वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद धड़ाम की तेज आवाज के साथ राहुल का मृत शरीर 50 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा था। सिर पत्थर से टकराकर अनार की भांति बिखर गया। शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था। शायद उस शैतान ने सारा खून पी लिया था राहुल का। विवेक का बहुत बुरा हाल था। उसकी बचपन का दोस्त उसकी आंखों के सामने लाश में बदल गया था और वह चाहते हुए भी कुछ ना कर सका। भय, क्रोध एवं दुख के मिश्रित भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। अचानक से वह शैतान विवेक के ठीक सामने खड़ा था। उसको देखकर महसूस हो रहा था कि सालों पुरानी किसी सड़ी गली लाश में जान डाल दी गई हो। चेहरे से लटकता हुआ मांस, अंदर से झांकती हुई हड्डियां, बिना बालों वाला सिर और कटे फटे होठों के अंदर से निकले हुए 2 पीले एवं नुकीले दांत, जिन पर राहुल का ताजा खून लगा हुआ था। देखने में चेहरे की बनावट इंडियन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इस भयानक से शख्स को सामने खड़ा देखकर कोई भी डर से थर थर कांपने लगी। पर विवेक के साथ अब ऐसा नहीं हो रहा था। अपने जिगरी दोस्त को खोने की वेदना अब हर प्रकार के डर पर हावी थी। गुस्से से तिल मिला रहा था विवेक। वह दैत्य बिना देर किए विवेक पर टूट पड़ा। अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन को नोच देना चाहता था वह, पर विवेक भी पहले से तैयार था। पास रखे हुए नुकीले पत्थर को अपना हथियार बनाते हुए उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अचानक से हुए इस हमले की कल्पना उस शैतान ने भी नहीं की होगी। उसका एक दांत टूटकर नीचे गिर पड़ा था। मुंह से डरावनी आवाज निकालते हुए उसने अपने पैर से जोरदार ठोकर विवेक को मारी। गजब की ताकत थी उसकी ठोकर में। विवेक किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उठने की काफी कोशिश के बाद भी वह ना उठ सका। विवेक के शरीर की सारी मांसपेशियां ही इस ठोकर से चमरा उठी थी। वह शैतान अब विवेक पर टूटकर उसे फाड़ डालने ही वाला था कि धाए धाए की गोलियों की बौछार उसके शरीर से आर पार हो गई। पुलिस की एंट्री बिल्कुल सही समय पर हुई थी। पुलिस कर्मियों ने मौके की नजाकत को समझते हुए चेतावनी देने से अच्छा विकल्प सीधे शूट करना ही समझा। गोलियां शरीर से पार होने के बाद भी वह शैतान नष्ट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा विचलित होने के साथ साथ धक्के के साथ नीचे गिर पड़ा। पुलिस की टीम उसके पास पहुंची। उससे पहले ही उस शैतान ने खड़े होकर एक तेज छलांग लगाई और कई मीटर दूर जाकर गिरा। फिर दूसरी कुछ छलांगों में मकानों की छतों पर से कूदते हुए तुरंत ही आंखों से ओझल हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? भरोसा नहीं हो रहा। पुलिस इंस्पेक्टर की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। कुछ पुलिस कर्मियों ने सहारा देकर विवेक को उठाया। लड़खड़ाता हुआ विवेक अपने दोस्त के लहूलुहान मित्र शरीर के पास जा पहुंचा और फूट फूट के रोने लगा। अब तक आसपास के घरों से निकलकर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग ने इस घटना को होते हुए अपनी खिड़की से देखा था।
और पुलिस को फोन भी किया था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह विवेक को सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यह आज की पहली घटना नहीं है। इस तरह का पहला केस एयरपोर्ट पर देखने को मिला। उसके बाद अब तक शहर में 10 लोगों की इसी प्रकार निर्मल हत्या हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब काफी चिंतित थे, क्योंकि हत्यारा कोई साधारण इंसान नहीं, एक भयानक नरभक्षी था, जिसकी ताकत के बारे में भी किसी को कोई अंदाजा ना था। सर, यह कोई नरभक्षी दैत्य या साधारण भूत प्रेत नहीं, यह तो वैम्पायर है, एक खतरनाक वैम्पायर। विवेक ने आंसुओं को पोंछते हुए इंस्पेक्टर को बताया। वैम्पायर? यह क्या बला है यार, थोड़ा डिटेल में बताओ। इंस्पेक्टर साहब के लिए यह मुसीबत एकदम नई थी। सर, अभी तक किस्से कहानियों में ही पढ़ा था, पर यह सच में होते हैं आज पहली बार पता चला। इनसे जुड़ी हुई दंत कथाओं में कई यूरोपियन देशों में इनके अस्तित्व का दावा किया जाता रहा है। मौत के बाद शरीर को तांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः जीवित किया जाता था। जीवित होने पर यह जिंदा लाशें वैम्पायर का रूप ले लेती है। कई शैतानी शक्तियों के स्वामी होते हैं ये वैम्पायर। लोगों के शरीर से निकले ताजा खून को पीकर और अधिक शक्तिशाली बनते जाते हैं। उसके बाद तो इनके द्वारा किसी व्यक्ति का खून पी लेने से उसकी मौत नहीं होती है, बल्कि वह खुद भी एक वैम्पायर बन जाता है। सर, इस वैम्पायर की शारीरिक स्थिति बता रही थी कि यह अभी जागृत हुआ है, इसलिए कुछ कमजोर है, पर अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया तो फिर यह अपार शक्तियां एकत्रित कर लेगा। सर, इसने मेरे भाई जैसे दोस्त को भी मेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मार डाला, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर आज से इस शैतान को फिर से मुर्दा बनाना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। वैम्पायर के बारे में बताते बताते विवेक भावुक हो चुका था। उसकी आंखों में तैरते आंसुओं के बीच में दहकते हुए प्रतिशोध के अंगारे साफ देखे जा सकते थे। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के साथ साथ वहां खड़े हुए सभी लोग इस शहर में अचानक से आई इस डरावनी मुसीबत को लेकर काफी चिंतित थे। अगले 3 दिन शहर के लिए खौफ भरे थे। चांदनी चौक से लेकर बसंत विहार तक हर इलाके में लोगों की निर्ममता के साथ हत्याएं होती जा रही थी। पुलिस के साथ इन 3 दिनों में इस वैम्पायर की कई मुठभेड़ हुई, पर इसका अंजाम कई पुलिस वालों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह खूनी वैम्पायर दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली एवं भयंकर होता चला जा रहा था। डर के मारे लोगों ने घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के नेतृत्व में अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य इस वैम्पायर को नष्ट करना था। आखिरकार रात के ठीक 12:30 बजे एक सुनसान गली में अपने शिकार की तलाश में घात लगाए उस दरिंदे को पुलिस ने घेर लिया था। इस बार पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ आई थी। वैम्पायर को हमला करने का मौका ही नहीं दिया गया। रॉकेट लॉन्चर के धमाके ने उसके जिस्म को कई मीटर दूर फेंक दिया। अगर कोई साधारण इंसान होता तो इस धमाके के बाद उसके शरीर के चिथड़े बिखर जाते, पर इस वैम्पायर पर बहुत मामूली सा प्रभाव ही पड़ा था। आज इंस्पेक्टर हरजीत सिंह हर हाल में ही इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाकर शहर में अमन कायम कर देना चाहते थे। तभी तो उनके साथ मौजूद 1 सैकड़ा पुलिस कर्मियों की टीम का एक जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ इस शैतान के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। एक के बाद एक लगातार हो रहे हमलों से वैम्पायर के कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी पुलिस यूटिलिटी वैन से फेंके गए खूंखार जानवरों को पकड़ने वाले लोहे के मजबूत जाल ने वैम्पायर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जीत की और लगातार बढ़ते कदमों की वजह से पुलिस वालों के हौसले 7वें आसमान पर थे।
पर उनकी कुछ सेकंड की यह खुशी फुर होते जरा भी देर न लगी। पुलिस टीम पर हमला हुआ था, एक जबरदस्त हमला। अचानक से आए कम से कम 20 वैम्पायर एक साथ पुलिस वालों पर टूट पड़े थे। सबका एक जैसा हुलिया, वही लंबे दांत, मुर्दों जैसी आंखें, चेहरे पर अजीब सा वहसीपन, पर यह दिखने में पहले वाले वैम्पायर से अलग लग रहे थे। यह सभी आम इंडियंस की तरह ही दिख रहे थे, जैसे कि वैम्पायर के सारे इंडियन वर्जन को एक साथ लॉन्च कर दिया गया हो। पुलिस वालों ने पहले तो इनसे लड़ने का प्रयास किया, इन पर गोलियां चलाई। गोलियों की बौछार से कुछ वैम्पायर नष्ट भी हो गए। शायद ये पहले वाले जितने शक्तिशाली नहीं थे, पर इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से पुलिस टीम को उनके कहर से गुजरना पड़ा। खून के प्यासे इन दानवों ने पुलिस वालों को पकड़कर उनकी गर्दनों पर अपने दांत गड़ाना शुरू कर दिया था। इतना समय पर्याप्त था पहले वाले वैम्पायर को संभालने के लिए। एक तेज आवाज के साथ लोहे का जाल टूटकर हवा में बिखर गया था और अगले ही क्षण दांतों को भींचता हुआ यह शैतान पुलिस वैन की छत पर खड़ा था। लॉन्चिंग पैड पर रॉकेट लॉन्चर दागते हुए इंस्पेक्टर हरजीत सिंह अपनी विवस्था भरी आंखों के सामने अपने साथियों को नीचे गिरता हुआ देख रहे थे। दयाल सिंह, अपने ड्राइवर दयाल सिंह को ठीक बगल में औंधे मुंह गिरता देख हरजीत सिंह की चीख निकल गई। दयाल सिंह को उठाने के लिए जैसे ही सहारा देकर उसको पलटा तो एक बड़े आश्चर्य का सामना करना पड़ा हरजीत सिंह को। उसका चेहरा एक नया रूप ले चुका था। लंबे नुकीले दांत, मुर्दे जैसी आंखें और चेहरे पर वहसियाना मुस्कान। दयाल सिंह झटके से उठ खड़ा हुआ और अपने इंस्पेक्टर साहब पर ही झपटा। गर्दन में दांत गड़ाने को आतुर हरजीत सिंह ने किसी तरह खुद को बचाया। हरजीत सिंह को कुछ नहीं सूझ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। जो पुलिसकर्मी वैम्पायरों के हमले के बाद धराशायी हो चुके थे, वो सभी उठ खड़े हुए थे एक नए रूप के साथ, और अब अपने साथियों के ही खून के प्यासे हो गए थे। शायद वो भी वैम्पायर बन चुके थे। अब इनसे निपटना असंभव लग रहा था। बचे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागने का प्रयास तो कर रहे थे, पर इन रक्त पिपासुओं से बचना इतना आसान भी नहीं था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह भी खुद को बचाने की लाख कोशिश करने के बाद भी वैम्पायरों के चक्रव्यूह के बीचों बीच खड़े थे। चारों ओर से शैतानों ने उनको घेर रखा था, पर कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा था। तभी पुलिस वैन के ऊपर से सीधी छलांग लगाकर वो सबसे खतरनाक वाला वैम्पायर इंस्पेक्टर के सामने आ खड़ा हुआ। शायद अपने दुश्मन का खून वह स्वयं ही पीना चाह रहा हो, इसी वजह से अन्य वैम्पायर उस पर हमला नहीं कर रहे थे। हरजीत सिंह पर वह वैम्पायर टूट पड़ा था। उसके दांत और हरजीत सिंह की गर्दन के बीच बस अब कुछ इंच मात्र का फासला था। हरजीत सिंह अब अपने आप को मरा हुआ ही मान चुके थे। तभी एक तेज रोशनी से सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। हरजीत सिंह ने अगले ही पल खुद को सुरक्षित पाया। सारे वैम्पायर जमीन पर पड़े थे और वह खतरनाक वैम्पायर भी घुटनों पर खड़ा लड़खड़ा रहा था। एक बार में तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर सामने देखा तो एक लड़की खड़ी थी। कुछ अजीब सी वेशभूषा, गोरा रंग, नीली आंखें, सुनहरे बाल, यह पक्का विदेशी ही थी कोई। चेहरे पर गजब का तेज, हाथ में एक बंदूक के जैसा दिखने वाला कोई हथियार, जिसमें से निकलती रोशनी से यह वैम्पायर गिरते चले जा रहे थे। पर वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी था, एक इंडियन लड़का। हाथ में वैसा ही हथियार उसके पास भी था। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह तुरंत उसको पहचान गए। बचने की हर उम्मीद छोड़ चुके हरजीत सिंह के मुंह से खुशी और विस्मय से मिश्रित तेज आवाज निकली, विवेक तुम? यह दो लोग सारे वैम्पायर पर भारी पड़ रहे थे। इनके हथियारों से निकल रहे प्रकाश के घेरे में आते ही वैम्पायर चीख चीख कर नीचे गिरते जा रहे थे।
इस अजीब से प्रकाश की खास बात यह थी कि इसका असर सिर्फ वैम्पायरों पर ही हो रहा था। आम पुलिस वालों एवं अन्य लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उस पुराने वाले वैम्पायर ने लड़की के हाथ से हथियार झपटने की नाकाम कोशिश की। विवेक की गन से निकलती रोशनी ने उसको अपने घेरे में ले लिया था। कभी कोई दर्द महसूस ना करने वाला वह वैम्पायर भी दर्द से कहराने लगा। फिर पूरी ताकत लगाकर उसने एक जोरदार छलांग लगाई। विवेक उसके पीछे भागा, पर गिरता पड़ता हुआ वह वैम्पायर सबकी आंखों से ओझल हो चुका था। तभी वहां वैम्पायर बन चुके सभी पुलिस वाले एवं अन्य लोग अब एकदम सामान्य हो चुके थे। थैंक यू विवेक, पर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये मैडम कौन है? पसीने से नहाए हुए इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का दिमाग कई सारे सवालों का जवाब पाने के लिए व्याकुल था। सब कुछ बताता हूँ सर, पहले आप यह पानी पीजिए। पानी की बोतल इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाते हुए विवेक ने कहा। विवेक, खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। पेट्रो भाग गया, हमको कैसे भी उसे खत्म करना होगा। टूटी फूटी हिंदी बोलते हुए उस विदेशी लड़की ने अपनी चिंता जाहिर की। इंस्पेक्टर हरजीत के अभी भी पल्ले कुछ भी ना पड़ रहा था। उनकी मनोस्थिति को भांपते हुए विवेक ने बताना शुरू किया। सर, यह एक बड़े खतरे की शुरुआत मात्र है। इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोपियन देश रोमानिया से, जहां आज से सैकड़ों साल पहले एक खूनी शैतान का राज था। ड्रैकुला, वैम्पायर सम्राट, अपार शैतानी शक्तियों का स्वामी, जिसको ना कोई मार सकता था और ना ही नष्ट कर सकता था। सारे यूरोप में उसने और उसकी वैम्पायर फौज ने दहशत मचा रखी थी। सभी बड़े देश या तो उसके आगे नतमस्तक हो गए या फिर उनको नेस्त नामूद कर दिया गया। फिर एक बार उसका सामना हुआ रोम के महान संत यूलेजियन से। यूलेजियन की दिव्य ईश्वरीय शक्तियां ड्रैकुला पर हावी हो गई और फिर उन्होंने एक पवित्र अभिमंत्रित क्रॉस ड्रैकुला के सीने में धसा दिया। ड्रैकुला अमर है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता, पर संत के प्रहार ने उसके शरीर को ब्रह्मांड की किसी दूसरे अंधेरी दुनिया में अनंत काल के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। ड्रैकुला के नष्ट होते ही उसकी वैम्पायर फौज भी सामान्य हो गई, क्योंकि उसमें वही लोग शामिल थे जिनका खून पीकर ड्रैकुला ने उनको वैम्पायर बनाया था। और इस प्रकार इस दुनिया को एक खूनी दरिंदे से छुटकारा मिला। सच में इतना खतरनाक था वह शैतान? क्या अभी इस घटनाक्रम से भी ड्रैकुला का कोई संबंध है? उत्सुकता से इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने विवेक को बीच में ही टोक दिया। हाँ सर, ड्रैकुला का एक खास सेवक था, पेट्रो। जब संत यूलेजियन और ड्रैकुला का युद्ध हुआ, उस समय वह आधी सेना के साथ इजिप्ट गया हुआ था। ड्रैकुला के अवस्था में जाने के बाद सभी सैनिक तो सम्मान्य हो गए, पर क्योंकि वह ड्रैकुला की तरह ही जन्मजात वैम्पायर था, इसलिए वह तब भी वैम्पायर ही रहा। इजिप्ट की शक्तिशाली सेना के बीचों बीच वह अकेला ही बचा था। ड्रैकुला जैसी अपार शक्तियां उसमें ना थी। इजिप्ट की सेना ने उसको बंदी बनाकर अभिमंत्रित ताबूत में कैद कर दिया। इजिप्ट के राजा को ड्रैकुला के समाप्त होने का पता नहीं था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने एवं ड्रैकुला को चेतावनी देने के लिए ताबूत को रोमानिया भिजवा दिया, जहां सैकड़ों वर्षों तक यह ताबूत कबाड़ में पड़ा रहा। फिर किसी तरह यह ताबूत भारत आ गया। ड्रैकुला अभी भी जीवित है, वह दूसरी दुनिया में कहीं कैद है। शायद वह क्षेत्र भारत के आस पास ही है। इस वजह से पास आने पर अपने परम सेवक पेट्रो से उसने मास्तिक तरंगों से संवाद किया और पेट्रो को ताबूत से आजाद होने में मदद की। उसका मकसद है कि इस क्षेत्र में वैम्पायर की एक बड़ी फौज तैयार करके तबाही मचाए जाए। जितने अधिक वैम्पायर होंगे, ड्रैकुला उतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वह संत यूलेजियन की कैद से आजाद हो सकेगा। इस काम की शुरुआत पेट्रो ने कर दी थी। शुरू में वह कमजोर था, लोगों को सिर्फ मार सकता था, वैम्पायर नहीं बन सकता था, पर अब खून पीने के बाद काफी शक्तिशाली हो चुका है।
साथ ही वैम्पायरों की लगातार चहलकदमी के कारण ड्रैकुला की कैद भी कमजोर पड़ती जा रही है। ओह माय गॉड, मतलब यह वैम्पायर ही पेट्रो था, और जब हमें इसको संभालने में मुश्किल हो गया तो ड्रैकुला को कैसे संभालेंगे? अगर वो आजाद हो गया तो? पर तुमको यह सब कैसे पता इतनी डिटेल्स में? कांपती जुबान में बड़ी ही चिंता के साथ इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने विवेक से पूछा। वैसे यह सब मैंने कहानियों में पढ़ा था, पर इसकी प्रामाणिकता पर मोहर लीसा मैडम ने लगाई। विदेशी लड़की की ओर इशारा करते हुए विवेक ने आगे बताया, यह लीजा मैडम है, संत यूलेजियन की वंशज। उन महान संत की प्रत्येक पीढ़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्रैकुला पर नजर रखती है। उनकी अस्थियों से निर्मित यह प्राचीन अस्त्र वैम्पायरों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जब मेरे दोस्त राहुल की मौत हो गई तो मैंने वैम्पायरों के बारे में गहराई से पढ़ा। हर कहानी में वैम्पायरों का एक ही राजा था, ड्रैकुला। यह बात पक्की थी कि अगर दुनिया में वैम्पायरों का होना सत्य है तो फिर इनसे जुड़ी कहानियां भी सत्य ही होंगी। संत यूलेजियन भी सच में रहे होंगे और उनके वंशज भी। फिर मैंने अपने एक रोमानिया में रहने वाले दोस्त के माध्यम से वहां सोशल मीडिया पर इंडिया में वैम्पायर अटैक की खबर वायरल करवाई, जिसके आधार पर लीजा मैडम ने मुझसे संपर्क किया और भारत आ गई। पर सबसे बड़ा खतरा अब ड्रैकुला से है। मैडम का कहना है कि अगर वह आजाद हो गया तो उसको ना तो वह रोक पाएगी, ना ही सारे देश की आर्मी। विवेक की सारी बात सुनकर वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को सांप सूंघ गया था। खतरा सच में बहुत बड़ा था। दिल्ली से बहुत दूर उत्तराखंड में हिमाचल की ऊंची ऊंची चोटियां, जहां दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर फैली दिख रही थी, इंसान का नामो निशान भी ना था। सिर्फ कुछ बिना पत्तियों वाले पेड़, जिनकी टहनियां भी बर्फ से लदी हुई थी, और मस्ती करते हुए कुछ सफेद बर्फीले भालू। इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच एक लंबी सी सुरंग थी, जिसका द्वार भी बर्फ से दब चुका था। इस सुरंग में हवा का एक चक्रवात सदियों से पशु पक्षियों के कौतूहल का केंद्र था, क्योंकि आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही निम्न होती है। पर यह बर्फीली आंधी का चक्रवात एक ही जगह पर सैकड़ों वर्षों से घूम रहा था। दरअसल यह एक सामान्य चक्रवात नहीं था, यह तो एक कैद थी, जिसमें अंधेरे का राजा, शैतान सम्राट, द ग्रेट वैम्पायर ड्रैकुला अनंत समय के लिए कैदी बनकर रह रहा था। चक्रवात के अंदर ड्रैकुला का निस्तेज शरीर पड़ा हुआ गोल गोल घूम रहा था। उसकी आत्मा शरीर के अंदर तो थी, पर सीने में धसे हुए सफेद क्रॉस की वजह से शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जिंदा था तो बस उसका मस्तिष्क, जिसके दम पर ड्रैकुला सदियों से अपनी आजादी के प्रयत्न करता आ रहा था। आज भी ड्रैकुला का मस्तिष्क उसके जिंदा होने का प्रमाण दे रहा था। ड्रैकुला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर इस वक्त वह आजाद होता तो शायद उसके गुस्से के ताप से सारा हिमालय पिघलकर समुंदर बन जाता। यूलेजियन, तुम्हारी वजह से मुझे सदियों से इस कैद को भोगना पड़ रहा है। आज फिर तुम्हारे वंशज ने मेरा रास्ता काट दिया। जी करता है कि तुमको तुम्हारी सभी नस्लों के साथ ही कहीं दफना दूं। बहुत जल्द निकलूंगा मैं इस कैद से। पता नहीं कितनी सदियां गुजर चुकी हैं इस कैद खाने में मुझे। यूलेजियन, तुम तो जीवित भी नहीं हो गए अब, पर ड्रैकुला तो अमर है। हाँ, अमर हूं मैं। एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर तुमसे प्रतिशोध तो मैं सारी दुनिया को नर की आग में जला कर लूंगा। बस थोड़ा इंतजार और, आ रहा हूं मैं दुनिया वालों, तुमको अपना गुलाम बनाने। हा हा हा। उधर दिल्ली में आला हाई कमान की इमरजेंसी मीटिंग जारी थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी आपातकालीन मीटिंग का आधिकारिक रूप से प्रमुख बिंदु शैतानी शक्तियां थी। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, भारतीय सेना की तीनों कमांड के प्रतिनिधि व कुछ बड़े नेता भी थे। विवेक, लीजा और इंस्पेक्टर हरजीत सिंह द्वारा इस सारे घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू के बारे में सभी के समक्ष विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में जो घटनाएं हुई,
सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया था। यही कारण था कि सरकार सिर्फ किस्से कहानियों की काल्पनिक खलनायक ड्रैकुला को इंसानियत के लिए आने वाला बड़ा खतरा घोषित करके उसे रोकने की रणनीति तैयार करने लगी थी। भारतीय मीडिया को एक बड़ा मसला मिल चुका था। न्यूज चैनलों पर लाइव डिबेट जारी थी। कुछ विद्वान इसको एक बड़ा खतरा बता रहे थे, तो कुछ इसको वर्तमान सरकार द्वारा रचा हुआ एक झूठा ड्रामा। देश का एक बड़ा तबका यह मानने को तैयार ही ना थे कि वैम्पायर ड्रैकुला ये सब सच में होते भी हैं। फिलहाल चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। अफवाहों का बाजार भी एकदम गर्म था। जिस ड्रैकुला के अस्तित्व पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, जिस ड्रैकुला के होने का भी कोई प्रमाण शेष ना था, उसके आने की संभावना ने ही हर तरफ खलबली मचा दी थी। सरकार द्वारा सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर इस मुसीबत को आने से पहले ही खत्म कर देने की जिम्मेदारी दी गई। विवेक और लीजा को भी स्पेशल मेंबर के रूप में इस टीम का हिस्सा बनाया गया और इस प्रकार शुरुआत हुई ऑपरेशन ड्रैकुला की। ड्रैकुला को रोकने का सबसे पुख्ता तरीका था पेट्रो को ढूंढकर नष्ट करना, जिससे वह ड्रैकुला को कैद से आजाद ना करवा पाए। दिल्ली से देहरादून जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर आम दिनों की तरह चहल पहल थी। अचानक से ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के पास चीख पुकार मच गई। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा था और उनके बीच पड़ी थी 4 लाशें, जिनमें 3 विदेशी टूरिस्ट थे और एक इंडियन। सभी के गले पर थे खून से सने हुए वही चिरपरिचित निशान, किसी जंगली जानवर के दांतों के जैसे। मतलब साफ था, दिल्ली के बाद पेट्रो का नया ठिकाना देहरादून ही था। लीजा से टकराकर कमजोर होने के बाद पेट्रो एक बार फिर से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। जल्द से जल्द वह अपने मालिक ड्रैकुला को आजाद देखना चाहता था। पेट्रो के देहरादून में सक्रिय होने की जानकारी दिल्ली तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। सरकार इस मुद्दे के साथ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ निपट रही थी। तभी तो सारे देहरादून में तुरंत ही कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। सुनसान सड़कों पर पुलिस की आवाजाही बढ़ गई थी। किसी अनजान खतरे से आशंकित डरे सहमे से लोग अपने घरों में कैद थे। ऑपरेशन ड्रैकुला को अंजाम देने के लिए स्पेशल टास्क फॉर्स भी देहरादून के लिए रवाना कर दी गई। पर वैम्पायर आम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली तो होते ही हैं, साथ ही कुटिलता में भी वो इंसानों से कई कदम आगे ही रहते हैं। पेट्रो भी एक कुटिल वैम्पायर था, एक खतरनाक कुटिल वैम्पायर। रात के अंधेरे में देहरादून की सेंट्रल जेल पर पहरा और भी अधिक कड़ा कर दिया जाता है। कारण था इस जेल में बंद उत्तराखंड के कई खतरनाक अपराधी, जिनमें कई दुर्दांत लुटेरे, खूनी एवं बड़े अपराधी शामिल हैं। जेल के कैद खाने पर नजर गड़ाए पुराने उच्च विशाल दरवाजे के शिखर पर एक शख्स खड़ा था, भयानक सी शकल वाला, 2 नुकीले दांत, आंखों में राक्षसी चमक। बिल्कुल सही, यह पेट्रो ही था। शायद पेट्रो का आज का टारगेट यही जेल थी, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस जेल में बंद कैदी कौन है वहाँ? यह कड़कती हुई आवाज निगरानी चौकसी पर तैनात संतरी की थी, जिसकी नजर पेट्रो पर पड़ चुकी थी। कोई जवाब ना मिलने पर संतरी ने पेट्रो को निशाने पर लेते हुए ऊपर की ओर तान दी। पर पेट्रो अभी किसी से उलझकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने संतरी को नजरअंदाज करते हुए छलांग अंदर की ओर लगा दी। अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद संतरी ने खतरे की घंटी बजा दी थी। उधर जेल के अंदर कैदी बैरक के सामने स्टूल पर बैठकर ऊँघते हुए सुरक्षाकर्मी की आंख ढंग से खुल भी पाती उससे पहले ही उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट चुका था। पर वो मरा नहीं, वो गुलाम वैम्पायर बन गया था, पेट्रो का पालतू वैम्पायर। अगले ही क्षण बिना कुछ भी पूछे वह पेट्रो के हाथ में सभी बैरकों की चाबियां थमा चुका था और पेट्रो बैरक के अंदर था। पेट्रो की शैतानी स्पीड बेमिसाल थी। सुरक्षाकर्मी जब तक हथियारों से लैस होकर अंदर आए वह अपना काम कर चुका था। जेल की सभी बैरकों के ताले खुले पड़े थे और उनके अंदर पड़े कैदियों के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर आकर
इत्मीनान से चबूतरे पर बैठे पेट्रो के ऊपर बंदूकें तानकर हाथ ऊपर करने की चेतावनी दी। रात के अंधेरे में पहले तो उन्होंने पेट्रो को जेल से भगाने की फिराक में कोई सजाया फता अपराधी समझा, पर जब उसके चेहरे पर टॉर्च से रोशनी डाली तो खून से भीगे उसके लाल दांत देखकर समझ गई कि शहर में कर्फ्यू की यह खौफनाक वजह ही उनके सामने है। फायर की तेज आवाज के साथ पेट्रो पर गोलियों की बौछार कर दी गई, पर गोलियां जब तक उसके शरीर को छू पाती पेट्रो उस जगह से गायब था। तेज छलांग के साथ वह खड़ा था, फिर से मुख्य द्वार से उसी शीर्ष पर जहां कुछ देर पहले खड़ा था। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी अगला कोई कदम उठाते, गुर्र गुर्र एक साथ कई जंगली जानवरों की दहाड़ की जैसी चित्कार पीछे की ओर से सुनाई दी। घबराकर सुरक्षा कर्मियों ने पीछे पलटकर देखा। सभी बैरकों से बड़ी तादाद में कैदी बाहर निकल रहे थे, एक नए व खतरनाक रंग रूप में। वो सभी वैम्पायर बन चुके थे। सुरक्षा कर्मियों ने बचाव का काफी प्रयत्न किया, पर वैम्पायर बन चुके खूंखार कैदी अब नीम चढ़े करेले हो गए थे, मतलब पहले से कई गुना अधिक खूंखार। सुरक्षा कर्मियों का खून चख चख कर अपनी प्यास बुझाने लगे थे। जान बचाकर भागे एक सुरक्षा कर्मी ने वायरलेस पर अपने उच्च अधिकारियों को जेल पर वैम्पायर अटैक की सूचना दी, पर तब तक जेल का मेन गेट तोड़कर लगभग 1 सैकड़ा वैम्पायर कैदी बाहर आ चुके थे। अंदर पड़ी थी कई सुरक्षा कर्मियों की रक्त से भीगी हुई लाशें। वो वैम्पायर नहीं बने थे, क्योंकि हाल ही में बने वैम्पायर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो दूसरों को वैम्पायर बना सके। यह शक्ति पेट्रो जैसे खतरनाक और पुराने वैम्पायरों में ही होती है। कुछ ही देर में सेंट्रल जेल छावनी बन चुकी थी। भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद था, पर अब क्या हो सकता था। पेट्रो तो अपनी सेना तैयार कर ही चुका था, और वह भी एक खूंखार सेना। यह वैम्पायर सेना सारे शहर में फैलकर सरेआम तबाही मचाने लगी। शहर का सारा पुलिस फोर्स इनको रोकने में लगा दिया गया, पर ये वैम्पायर ना तो पुलिस की वर्दी से डर रहे थे और ना ही गोलियों की बौछार से। शहर के आम लोग अब घरों में भी सुरक्षित ना थे। दरवाजे तोड़कर ये वैम्पायर घरों के अंदर लोगों को शिकार बनाने में लगे थे। आज की रात देहरादून शहर के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स 3 निजी विमानों के सहारे देहरादून आ चुके थे। अब उन पर, या फिर यूं कहूं कि विवेक, हरजीत सिंह और लीजा की तिकड़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लीजा अपने साथ रोमानिया से आते वक्त 2 वैम्पायर किलर गन लेकर आई थी, जिसमें से उसने एक विवेक को दे दी थी। इन्हीं गन्स के सहारे यह दोनों देहरादून के एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर तोड़फ समूह से भिड़ गए। उनके बैकअप के लिए टास्क फोर्स की टीम भी साथ थी। विवेक की ओर पीछे से बढ़ते हुए एक वैम्पायर पर लीजा ने अपनी गन से निशाना साधा। गन से निकली हुई रोशनी से नहा गया था वैम्पायर, पर यह क्या, जिस रोशनी के प्रभाव से कुछ सेकंड में ही वैम्पायर का नाश हो सकता था। लगातार उसकी रोशनी झेलने के बावजूद भी उस वैम्पायर का कुछ भी ना बिगड़ा था। ठीक यही विवेक के साथ भी हुआ। उसकी गन से निकली रोशनी से भी वैम्पायर का बाल बांका भी नहीं हो रहा था। अचंभे में डूबे हुए विवेक और लीजा दोनों ही घिर चुके थे। लीजा और विवेक की ओर बढ़ते वैम्पायर को रोकने के लिए हरजीत सिंह अपने दल समेत खड़े थे। इस स्पेशल टास्क फोर्स की प्राथमिकता थी कि ऐसे सिविलियन जो वैम्पायर बन गए हैं उन पर जानलेवा हमला ना किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टीम ने इन वैम्पायरों पर स्टॉक प्लेट गन से हमला किया। स्टॉक प्लेट गन आम प्लेट गन से अधिक प्रभावी होती है। इसके जबरदस्त धक्के से शिकार कई मीटर पीछे गिरता है, पर उसको अधिक नुकसान नहीं पहुंचता है। वैम्पायरों की टुकड़ी को भी इसके अटैक ने लीजा और विवेक से दूर फेंक दिया। लीजा मैडम, ये हमारे हथियारों का प्रभाव इन पर क्यों नहीं हो रहा? बड़े ही चिंतित स्वर में विवेक ने प्रश्न किया। विवेक, समझ आ गया, ये भी इनकी रहस्यमय शक्तियों में से एक है। वैम्पायर्स का एक तरीके से एक ही बार नुकसान किया जा सकता है। ऐसे प्रहार जो इनके लिए एक बार घातक सिद्ध होते हैं, इनका शरीर तुरंत ही इसका एंटीडोट तैयार कर लेता है। हमने पहली बार जब पेट्रो पर इस हथियार से हमला किया तो वह काफी घायल हो गया था,
पर अब उसका शरीर इस हथियार के दिव्य प्रकाश का एंटीडोट तैयार कर चुका है। इसलिए जब उसने इन कैदियों को वैम्पायर बनाया तो इनके अंदर भी वह एंटीडोट अपने आप ही आ गया। लीजा ने यह सारी बात अंग्रेजी में वह टूटी फूटी हिंदी में विवेक को बताई, पर आप सभी लिसनर की सुविधा के लिए मैंने इसे हिंदी में सुनाया है। ओह नो, मतलब ये हथियार अब बेकार है हमारे लिए। कैसे रोकेंगे अब हम पेट्रो व उसकी सेना को? विवेक व्याकुल हो रहा था। हथियार बेकार नहीं हुए। ईश्वर ना करे कि ड्रैकुला आजाद हो, पर अगर हो गया तो शायद उससे लड़ने में मदद मिल सकती है इन हथियारों से हमें। लीजा का प्रत्येक कथन उसके आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता था। बचो सर, झपट के विवेक ने हरजीत सिंह को अपनी ओर खींच लिया। पीछे से एक वैम्पायर द्वारा उखाड़कर फेंके गए बिजली के खंभे से वह बाल बाल बचे। अब स्टॉक प्लेट गन से वैम्पायर नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। अब वक्त था लीजा द्वारा अपने दूसरे हथियार के प्रयोग का। लीजा ने इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को आगे की योजना बताई। अपने साथ लाई कुछ सामान लीजा ने पास खड़ी बख्तरबंद गाड़ी में रखा था। यह गाड़ी देहरादून के क्षेत्रीय प्रशासन ने टास्क फोर्स को मुहैया करवाई थी। जल्द ही लीजा के हाथ में एक अजीब किस्म का जाल था। यह जाल प्लेटिनम एवं इथियोल से बना हुआ था। इथियोल एक दुर्लभ किस्म की धातु थी जिसका उपयोग इजिप्ट वालों ने वैम्पायरों से हुए युद्ध में सदियों पहले किया था। यह धातु शैतानी ताकतों को सोखने की क्षमता रखती थी। लीजा का इशारा मिलते ही टास्क फोर्स ने दोगुने जोश के साथ स्टॉक प्लेट गन से वैम्पायरों पर फिर से हमला किया। प्लान के तहत सभी वैम्पायरों को संभलने का मौका दिए बिना धक्के देते हुए एक जगह पटक दिया गया और फिर लीजा ने चीते सी फुर्ती दिखाते हुए एक मंझी हुई शिकारी वाले अंदाज में जाल फेंका और अगले ही पल सभी पांचों वैम्पायर कैद में फड़फड़ा रहे थे। टास्क फोर्स के सभी योद्धा ने बड़े ही उत्साह के साथ विजय घोष का नारा लगाया। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह और टास्क फोर्स की डिफेंस विंग का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सूरी ने लीजा को विजय की शुरुआत के लिए बधाई दी। विवेक भी पास खड़ा था, काफी निश्चिंत सा। लीजा मैडम के सीक्रेट प्लान बी की सफलता पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ। लीजा ने भी पहली बार इस जाल का प्रयोग किया था। जाल के अंदर बिना पानी मछली की तरह फड़फड़ाते हुए वैम्पायर इस जाल की उपयोगिता को स्वयं ही बयां कर रहे थे। कमजोर शक्तियों वाले वैम्पायरों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है धूप। अंधेरे में यह जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, दिन में उतने ही कमजोर। 2-3 घंटे की तेज धूप इनको आम इंसान बना देने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए टास्क फोर्स के 2 सिपाहियों को उनकी निगरानी के लिए छोड़ बाकी लोग निकल पड़े अन्य वैम्पायरों की तलाश में। इन 4-5 वैम्पायरों को काबू करने के लिए टास्क फोर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी। सारे शहर में तो और भी बुरी हालत थी। बेकाबू हो चुके इन वैम्पायरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा था। क्षेत्रीय पुलिस मोर्चा संभाले हुए थी, पर उनके लिए यह एकदम नई आफत थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस वैम्पायर सेना ने सारी व्यवस्था को ही पंगु बना दिया था। कई पुलिस वाले अपनी जान गंवा बैठे। लीजा के पास भी 3 से 4 जाल ही थे। अब इतने कम संसाधनों के साथ वैम्पायरों की सारी फौज को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती थी, और फिर समय भी कम था। क्षेत्र में एकदम से बढ़ चुकी वैम्पायरों की गतिविधियों के कारण ड्रैकुला की कैद लगातार कमजोर होती जा रही थी। सबसे बड़ा डर यही था, अगर वो आजाद हो गया तो फिर सारी मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ना निश्चित था। लीजा मैडम, मुझे लगता है अब हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, विवेक ने सुझाव देते हुए अपनी बात रखी। अगर हम इन वैम्पायरों के पीछे ही पड़े रहेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, और हो सकता है तब तक वो पेट्रो वैम्पायर की एक और फौज खड़ी कर दे। अगर हम इस जड़ को यानी पेट्रो को ही किसी प्रकार खत्म कर दे तो महाविनाश रोका जा सकता है। विवेक की बात का सभी ने समर्थन किया। अब टास्क फोर्स को कैसे भी पेट्रो को ढूंढकर काबू में करना था। शहर में तबाही का दौर जारी था। उधर कमजोर होती कैद से बाहर निकलने की उम्मीद में ड्रैकुला खिलखिला रहा था। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का अगला भाग आपको कल रात 10 बजे सुनने को मिलेगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कल इसका दूसरा भाग डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा मेरी कहानी का। तो जल्द से जल्द अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कहानी आपको अब तक की कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ इस कहानी के दूसरे भाग के साथ कल रात 10 बजे।